ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने डिबेंचर्स देख लिया था, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट देखा, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट देखा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट का फॉर्मूला क्या था? KD इज इक्वल टू I 1 माइनस टी अपॉन NP। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला क्या था? KD इज इक्वल टू I 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N अपॉन RV माइनस NP अपॉन 2। सॉरी वापस से। KD इज इक्वल टू I 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N अपॉन RV प्लस NP अपॉन 2। ठीक है, एवरेज लेना था नीचे। हमने ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी देख लिया। ठीक है, जस्ट चेकिंग। ठीक है, अब सुनो, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या था? इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर का क्या था? KP इज इक्वल टू PD 1 प्लस DDT अपॉन NP 1 माइनस FC बराबर। और रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या था? रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर का KP इज इक्वल टू PD 1 प्लस DDT प्लस RV माइनस NP अपॉन N अपॉन RV प्लस NP अपॉन 2। बिंगो। प्रिफरेंस शेयर्स कैसे कॉस्ट निकालना है देख चुके थे, डिबेंचर्स का कॉस्ट कैसे निकालना है देख चुके थे। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क दिया था। बट अभी कैसा है, कुछ कुछ जगह पे डबल लेक्चर्स देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो ये 24 का जो क्वेश्चन है अपना, वो अपन कल चेक करेंगे, ताकि ये आज लेक्चर वापस से देखना होगा तो वो देख पाए। जैसे आपको 2 लेक्चर हैं, आप 2 लेक्चर देख सकते हो एक एक घंटे के, अगर लेक्चर्स हो रहे हैं मेरे। तो मैं फिलहाल क्या चाहता हूं कि जैसे मेरे लेक्चर भी एक घंटे के हो रहे, तो आप एक एक घंटे ही देखो एक दिन में, ताकि आपके ऊपर लोड ना आए। फिर धीरे धीरे मैं खुद ही आपका 4-5 दिन बाद 1.5 घंटे का बैच कर दूंगा, 1.25 घंटे का कर दूंगा, 2 घंटे। धीरे धीरे मैं खुद ही आपका बैच बढ़ाने वाला हूं। समझ रहा है आपको? तो मैं चाहता हूं कि ये जैसा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वैसा देखो। फिर भी अगर आप चाहते हो कि बोर हो रहा है, चलो बैच कर लेते हैं, इच्छा हो रही बहुत पढ़ने की, बैच कर लेते हैं, कर लो बैच। 2 दिन भी बैच किया चलेगा, 2 घंटा भी बैच किया आपने चलेगा, एक दिन में 2 लेक्चर देखे तो भी चलेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। ठीक है, एक सुबह देख लिया, एक शाम को देख लिया तो भी चलेगा, बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट वेरी हार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का होमवर्क है ना, अपन बाद में चेक कर लेंगे, कल चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी है ना एक काम करते हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना के रखा है, उसको सॉल्व करता है अपने को। ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन फटाफट आप लिखिए आपके रजिस्टर में, और इसको आपको सॉल्व करना है अभी। आई एम गिविंग यू टाइम। धीरे धीरे मैं मेरे बैच का टाइम बढ़ाने वाला हूं, जैसे हम आज थोड़ा बढ़ाएंगे, अगर ट्राई करेंगे बढ़ाने का टाइम, थोड़ा लेट तक बैच लेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन लिखिए आपकी बुक में। अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 10% on 1/4/17 to be matured on 1/4/22. Compute the cost of debenture assuming tax rate of 35%. देखिए इशू कर रहे प्रीमियम पे, मतलब हमको मिलेंगे 110, यानी एनपी हमारा 110 है। रिडेम्पशन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, रिडेम्पशन वैल्यू की नहीं दी हुई है, तो फेस वैल्यू इज द रिडेम्पशन वैल्यू। मतलब पहले ऐसा हो रहा है कि मिल रहे ज्यादा है और देने कम है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमारे पदम सर है, वो बहुत दिलदार आदमी है। पदम सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले, आपको पता है, ठीक है, वो बहुत दिलदार आदमी है। मैंने क्या किया, मैंने पदम सर को क्या बोला, पदम सर, मैंने क्या बोला पदम सर को कि सर ये मैं हूं, ठीक है, सर आप एक काम कीजिए, आप मुझे 110 रुपए दीजिए और मैं आपको 100 रुपए पे इंटरेस्ट दूंगा। मैं इंटरेस्ट कितने पे दूंगा पदम सर को? 100 रुपए पे। वो मुझे 110 रुपए देंगे और मैं उनको 5 साल बाद लौटाऊंगा कितने? 100 रुपीज। वाओ, 10 रुपए का फायदा। ऐसी अच्छी डील और कहां मिलेगी? इसी के लिए पदम सर को मैंने पार्टनर रख लिया है, पार्टनरशिप कर लिया, आई मीन उनसे, इकोनॉमिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि ही इज एन एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स, वो उनको बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स आता है, एकदम एक्सपर्ट बंदे हैं। तो मैंने बोला कि मैं क्यों पढ़ाऊं इकोनॉमिक्स, एक्सपर्ट बंदे अपने साथ है तो अपन ने क्यों पढ़ाना है कि नहीं। और इतने अच्छे आदमी हैं कि मेरे को 110 रुपए दे रहे हैं और मुझसे वापस 5 साल बाद 100 ही रुपए ले रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने को, है कि नहीं।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे ही तो सीखेंगे हम। तो दिस इज द केस ओवर हियर, समझ गए आपको, ये केस हुआ है। तो ये क्वेश्चन लिखिए और इसको सॉल्व करना है अपने को भी, आपको सॉल्व करना है। यहां पे आपको है ना आरवी माइनस एनपी में सेविंग होगा, आरवी माइनस एनपी में आपका सेव हो रहा है पैसा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व कीजिए फटाफट। मैं सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व कीजिए। KD इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। सॉल्व करना है आपको, ये क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व कीजिए। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, आई विल वेट। सॉल्व करना है आपको ये क्वेश्चन, मैं वेट कर रहा हूं। कीजिए फास्ट, हाँ मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। सॉल्व इट अल्ट्रा फास्ट। हो गया आपका? देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने पहले ही कहा आपको। देखिए आय कितना आ रहा है, अच्छा फेस वैल्यू पे ही अपन ये देंगे, फेस वैल्यू पे 10% डिवेंचर्स है ना, तो 10 रुपया का आय है, 10 रुपये, और 1 माइनस 0.35 है, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 100 है पर आपको मिले 110 है। रिडेम्पशन, ये उल्टा केस है, रिडेम्पशन वैल्यू 100 है पर आपको मिले 110 है, यू हैव रिसीव्ड 110 रुपीज, तो एनपी 110 है, और एन आपका है 5 इयर्स। 100 आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। सॉल्व करना है आपको ये फटाफट। 6.5 माइनस आएगा ना, -10/5 -2 अपॉन 105 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 105 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है देखिए, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज 4.2857%। ठीक है, फाइन, ये आया आपका सबका। सो दिस वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन, मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहता था कि इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकती है, इंस्टीट्यूट उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकती है आपसे, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन दिस क्वेश्चन। समझा आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल प्रेफरेंस शेयर्स का देखा था, अब अपन चलो इक्विटी शेयर्स चालू कर देते हैं। हमने डेट देख लिया है, प्रेफरेंस शेयर देख लिया है, सो लेट अस स्टार्ट इक्विटी शेयर नाउ। इक्विटी शेयर स्टार्ट कर दे अपन, ठीक है चलो इक्विटी शेयर स्टार्ट कर लेते हैं, इक्विटी शेयर स्टार्ट कर लेते हैं अपन। थर्ड, नंबर 3, इक्विटी शेयर्स। राइट डाउन विथ मी,
राइट डाउन विथ मी इक्विटी शेयर्स, लिखो मेरे साथ में। इक्विटी शेयर होल्डर is paid what the company earns. Equity shareholder is paid what the company earns. Normally, a company pays a sum equivalent to the expectation of equity shareholder. Normally, a company pays some equivalent to expectation of equity shareholders. ठीक है? Cost of equity is denoted by KE. लिख लीजिए इतना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिनोटेड बाय के। आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे अपन क्लास में ही कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, और आपने जितना पढ़ाया क्लास में उतना भी घर पे पढ़ लिया, सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन एग्जाम लाइक माई अदर स्टूडेंट्स। जैसे भी मेरे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं अपनी बैच में, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होके गए हैं, 50 to 60% स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड एग्जामिशन। फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स का बैच था तो 50 से 60 बच्चों को 60 मार्क्स के ऊपर मार्क्स थे। सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ओके, अब देखिए इक्विटी शेयर्स में कैसा है। इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं है कि रिडीमेबल इक्विटी शेयर, इरिडीमेबल इक्विटी शेयर, ऐसा कुछ नहीं है। तो इक्विटी शेयर्स में क्या हो गया, अलग अलग मॉडल्स बन गए, 4 मॉडल बनाए गए कि 4 तरीके से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। तो देयर आर 4 डिफरेंट मॉडल्स अकॉर्डिंग टू विच यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बट जो फेमस हुए वो 2 मॉडल फेमस हुए। हम चारों पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में चारों मॉडल हमको पढ़ाए हैं, तो वी विल स्टडी ऑल दी 4 मॉडल्स। बट द फेमस जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मॉडल्स पे आते हैं, बट वी विल स्टडी ऑल दी 4 मॉडल्स। ओके, so we will just write down different models of this cost of equity, different models of cost of equity. So please give heading. ऐसा लिख, एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं, there are 4 different models. There are 4 different models of, there are 4 different models of cost of equity. ठीक है, नंबर 1, अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच या फिर इसी को बोला जाता है अर्निंग प्राइस मॉडल, या फिर इसी को कहा जाता है अर्निंग यील्ड मॉडल।
एक मॉडल के 3 नाम है। जैसे क्या होता है, घर में आपको कभी कभी कोई कुछ भी बुला लेता है, जैसे आपको पप्पू, सोनू, चीकू। एक ही आदमी के 3 नाम हो सकते हैं ना। जैसे अभी आपका नाम समझो माधुरी, माधुरी नहीं, क्या नाम है आपका, मयूरी, सॉरी, मयूरी नाम है आपका, ठीक है। तो मयूरी को क्या क्या बुला सकते हैं? और मयू, मयू बुलाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग क्या बुलाएंगे? चींटी, चीकू, वॉट जो भी नाम, सोनू, मोनू, टोनू, कुछ कुछ भी, ठीक है। तो वैसे ही इस मॉडल के 3 नाम है। अर्निंग प्राइस अप्रोच भी वही है, अर्निंग प्राइस मॉडल भी वही है, और अर्निंग यील्ड मॉडल भी वही है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार में लिख लेते हैं, डिटेल में इसको लिख लेते हैं हम, क्या है ये मॉडल। सो राइट डाउन, दिस मॉडल इज अप्लाइड बाय, दिस मॉडल is applied by those companies this model is applied by those companies whose majority shareholders belong to high income group. This model is applied by those companies whose majority shareholders belong to high income group. They are not dependent on dividend. They are not dependent on dividend. डिविडेंड पे डिपेंडेंट नहीं है कि भाई डिविडेंड आएगा तो मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचते वो लोग। पैसा ही पैसा है, हाई इनकम ग्रुप, रिच क्लास लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर प्राइस में। मार्केट प्राइस बढ़ने दो शेयर की, वो चाहते हैं कि उनको कैपिटल गेन, ना कि उनको रेगुलर। पैसे वाले लोग हैं, समझे आप? यस, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन डिविडेंड। दे कंसिडर, they consider entire earning of company whether distributed as dividend or retained as their own। मतलब वो कंपनी डिविडेंड बांटे या ना बांटे, खुद के पास रख ले पैसा, लेकिन शेयर होल्डर्स पूरी की पूरी अर्निंग को खुद का समझते हैं, अपना पैसा ग्रो हो रहा है ऐसा समझते हैं। समझे आप? सो दिस इज द अप्रोच, दिस इज द अर्निंग प्राइस अप्रोच। इसका फॉर्मूला अर्निंग से रिलेटेड रहेगा, इसका फॉर्मूला अर्निंग से रिलेटेड रहेगा। तो फॉर्मूला विल बी के ई इज इक्वल टू, ये लिख रहे हैं ना आप लोग मेरे साथ में, यू हैव टू राइट विथ मी, ओके। के ई इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन एमपीएस माइनस एफसी, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस, यानी एनपी। नीचे एनपी है, ठीक है, और ऊपर में अर्निंग्स है। अर्निंग्स को समझ रहे हैं अपना, तो ऊपर में अर्निंग्स और नीचे में अपना एमपीएस। एमपीएस कैसा? ब्रोकरेज वगैरह, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह माइनस करके, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो दिस विल कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द कंपनी, क्योंकि पूरी अर्निंग्स वो खुद की समझ रहे हैं। वेयर KE denotes cost of equity, EPS denotes earning per share,
MPS denotes market price per share and FC denotes flotation cost. So this is the earning price approach. इसमें शेयर होल्डर्स पूरा का पूरा कंपनी का खुद का समझते हैं, पूरी अर्निंग्स खुद की समझते हैं और उनको डिविडेंड से कुछ ज्यादा खास लेना देना नहीं होता है। और फॉर्मूला इसके लिए है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन एमपीएस, एमपीएस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो एनपी वाला अपना फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज अर्निंग प्राइस अप्रोच। राइट डाउन दिस मच, लिखा आपने इतना, ये लिखा है तो हम दूसरा एक आगे बढ़ते, चारों अप्रोच पढ़ने अभी अपने को। तो ये अर्निंग प्राइस अप्रोच हो गया, अब अपन डिविडेंड प्राइस अप्रोच पे आएंगे, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े क्या आगे, ठीक है, बढ़ते आगे। डिविडेंड प्राइस मॉडल, राइट डाउन सेकंड, डिविडेंड प्राइस मॉडल। मैंने आपको पहले ही कहा है, आज थोड़ा बैच हम धीरे धीरे हमको एक्सटेंड करना है, तो आज हम थोड़ा और लेंगे बैच, ट्राई करेंगे 1.25 घंटे तक जाने का आज। आपको बिना बोर हुए मुझे आगे बढ़ाना है, ठीक है। यू शुड नॉट गेट बोर्ड ऑल्सो, और आपको मजा भी आना चाहिए। मजा आएगा तो आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा, और पढ़ने की इच्छा हो गया, आई मीन, ठीक है। डिविडेंड प्राइस मॉडल पे आइए। इसमें क्या होगा देखो, सुनो अभी, ये लोग गरीब लोग हैं, इन कंपनी के शेयर होल्डर जो ये मॉडल अप्लाई करेगी वो गरीब लोग हैं, नहीं, वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड चाहिए रेगुलर। वो सोचते कि डिविडेंड आएगा तो मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा, हाँ ऐसे वाले लोग हैं सब। डिविडेंड आएगा तो मेरे घर में मिठाई आएगी, तो एकदम गरीब लोग हैं, दिवाली अच्छी जाएगी, ठीक है। सो वो लोग डिविडेंड प्राइस मॉडल यूज करेंगे, डिविडेंड प्राइस मॉडल या फिर डिविडेंड प्राइस अप्रोच। सो राइट डाउन, इसके बारे में लिखो, दिस मॉडल this model is applied by those companies, this model is applied by those companies, this model is applied by those companies whose shareholders belong to lower income group. They are dependent on dividend for their several consumption. They consider dividend as their return and not earnings of the company. उनको कंपनी के अर्निंग से कोई लेन देना नहीं, उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, तो वो डिविडेंड को ही अपना इनकम मानते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप लोग बताइए मुझे, आप ही लोग बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा। के इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस, वेरी गुड, क्योंकि डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, वेयर के डिनोट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डीपीएस डिनोट्स डिविडेंड पर शेयर,
MPS denotes market price per share. And FC denotes flotation cost. ठीक है, ये अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं. सो दिस इज द डिविडेंड प्राइस अप्रोच. तो हमने दो अप्रोच देखे, एक अर्निंग प्राइस अप्रोच जिसमें ईपीएस अपॉन एमपीएस था फॉर्मूला, दूसरा डिविडेंड प्राइस अप्रोच जिसमें डीपीएस अपॉन एमपीएस है फॉर्मूला. आगे बढ़ते, थर्ड मॉडल देखते. ये जो दो मॉडल है इस पे नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. ये इजी है ना, इस पे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. अब अपन आगे बढ़ते हैं. आगे के जो मॉडल है इंपॉर्टेंट है, उस पे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड. थर्ड मॉडल पढ़ रहे हैं अपन. ये इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसका नाम है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. इसको एक और नाम है डीसीएफ अप्रोच. डीसीएफ अप्रोच यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच. डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, डीसीएफ अप्रोच. यहां पे क्या होता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड चाहिए बट एक स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के साथ. हर साल वो डिविडेंड का ग्रोथ बढ़ना चाहिए, हर साल सेम डिविडेंड नहीं आना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए डिविडेंड में. दिस इज व्हाट द शेयर होल्डर्स वांट. सो लिखिए, यहां पे लिखना है आपको, हियर द एक्सपेक्टेशन of shareholders is that they should receive dividend growing at a constant rate each year. मतलब उनको डिविडेंड मिलना चाहिए पर वो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा चाहते हैं. इसका जो फॉर्मूला है ना, वो अपना फॉर्मूला क्या था, वो प्रेजेंट वैल्यू का एफ वी इज इक्वल टू पी वी वन प्लस आई रेस टू एन. एक फॉर्मूला याद है क्या आपको, ऐसा है कि नहीं. फिर पी वी इज इक्वल टू एफ वी वन प्लस आई रेस टू एन. ये फॉर्मूला याद है ना आपको. और इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पता है कि आपको क्या होता है. मैं आपको ये बता रहा हूं ये फॉर्मूला कैसे आया. ये नहीं भी समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली नहीं है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर. यहां से ये फॉर्मूला बनाए अपना, ये डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच का फॉर्मूला यहां से बनाए. कैसे किया उन्होंने, ये इसको P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी ऐसा बनाया. और हमको KE चाहिए तो KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 माइनस प्लस जी. सॉरी, ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे आएगा तो ये फॉर्मूला जो आया है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आया है. ठीक है, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ये आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, और नहीं भी पढ़ा होगा, अगर आपने ऑप्शन में भी रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. ये फॉर्मूला कैसे आया वो बता रहा था.
तो अभी आपको क्या करना है, यहां पे फॉर्मूला लिखना है मेरे साथ में, प्लीज राइट डाउन। के इज इक्वल टू d1 अपॉन p0 प्लस g। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। where ke denotes cost of equity, d1 denotes next expected dividend, d1 यानी नेक्स्ट डिविडेंड, जो भी एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा वो नेक्स्ट डिविडेंड, जो आने वाला डिविडेंड है वो, दैट इज d1। p0 denotes current market price, करंट मार्केट प्राइस, उसमें से ऑफ कोर्स आपको कितने रुपए हाथ पे मिलेंगे वो देखना है, तो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करना ही है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और जी डिनोट्स ग्रोथ रेट, ग्रोथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये आपको एग्जाम में भी आता है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, और इसको दूसरे क्वेश्चंस में भी हमको यूज करना पड़ता है। d1 अपॉन p0 प्लस जी, ठीक है, के इज इक्वल टू d1 अपॉन p0 प्लस जी। तो ये मॉडल बहुत अच्छा था, इसमें इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये मॉडल अच्छा था। लेकिन फिर इस मॉडल में कुछ शॉर्टकमिंग्स आई, तो एक और नया मॉडल बनाया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये मॉडल हमको समझ गया है ना, इसके ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं कि इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स आई, फिर नया मॉडल, फोर्थ मॉडल वापस पढ़ लेंगे, फिर चारों मॉडल एक बार वापस देख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पे अटेंशन, लिखिए आप लोग कि ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल, नीचे ही लिख लीजिए, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स आई, वो आइडेंटिफाई होने के बाद में हमको और एक मॉडल बनाना पड़ा, हमको यानी इकोनॉमिस्ट लोगों को, फिनेंशियल मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट लोग थे उनको। बहुत सारे लोग थे, ड्यूरंड 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 भाई साहब थे, फिर मोदी गिलानी मिलर भाई साहब थे, बहुत सारे लोग थे, होशियार लोगों की कमी नहीं दुनिया में। आपको अल्फ्रेड मार्शल पता है, हर आदमी को मालूम होता है अल्फ्रेड मार्शल। देखिए इसमें ड्रॉबैक क्या है, इस मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, इफ जी इज ग्रेटर देन के, अगर ग्रोथ रेट के से ज्यादा है, दिस मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड, दिस मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर ग्रोथ रेट के से ज्यादा है तो ये मॉडल नहीं चलेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ड्रॉबैक। एक और ड्रॉबैक है, इफ जी इज नॉट कांस्टेंट, दिस मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर जी कांस्टेंट नहीं है तो ये मॉडल नहीं चलेगा, मतलब ग्रोथ रेट हो सकता है ना, किसी साल ग्रोथ रेट 8% है, किसी साल ग्रोथ रेट 4% है, किसी साल ग्रोथ 16% है, तो ये मॉडल नहीं चलेगा। ग्रोथ रेट मस्ट कांस्टेंट, दिस इज द बेसिक अजम्पशन ऑफ दिस मॉडल, कि ग्रोथ रेट एक ही होनी चाहिए 8% बस हर साल। दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई दिस ड्रॉबैक है ये सब, ये मॉडल के। और जब हम ये मॉडल नहीं अप्लाई कर पाते, तो अब हम डिविडेंड प्राइस मॉडल अप्लाई करेंगे, कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में, तो
व्हेन दिस मॉडल इज नॉट सुटेबल वी विल अप्लाई डिविडेंड प्राइस मॉडल, वो भी लिखवा देता हूं, व्हेन वी फेल टू अप्लाई this model, when we fail to apply this model, then we use dividend price मॉडल जो हमने इसके पहले पढ़ा था। ठीक है, तो तीन मॉडल हमने पढ़ लिए, ध्यान दो, समझो, सुनो सुनो सुनो, तीन मॉडल हमने पढ़ लिए। अर्निंग प्राइस अप्रोच यानी ईपीएस अपॉन एमपीएस, डिविडेंड प्राइस अप्रोच डीपीएस अपॉन एमपीएस, और अब हमने पढ़ा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल D1 अपॉन P0 प्लस जी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मॉडल पढ़ रहे हैं हम कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तीन मॉडल्स पढ़े। अब एक बहुत मजेदार मॉडल पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, उसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, राइट डाउन विथ मी। लास्ट मॉडल है अपना इक्विटी का कॉस्ट निकालने का, लास्ट मॉडल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसको कहा जाता है CAPM अप्रोच, CAPM अप्रोच। ठीक है, CAPM। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं सब अच्छे से, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। K इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। बीटा याद है आपको, बीटा सीए फाउंडेशन में पढ़ा था बेटा कि क्या होता है बीटा, याद है क्या? बीटा पढ़ा था ना आपने, नहीं पढ़ा था? क्या झूठ बोल रहे हो, पढ़ा था आपने, मैं आपकी मन की बात समझ जाता हूं। अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, हमको बीटा नहीं सीखना है, बीटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। नो नीड टू कैलकुलेट कि व्हाट इज बीटा, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, भगवान करे ना आए, वैसे आएगा भी नहीं। ठीक है, ये वेयर KE denotes cost of equity, RF denotes risk free rate of return, RM denotes market rate of return, beta is the risk factor, and RM माइनस RF को, क्यूमुलेटिव RM माइनस RF को वो लोग बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, या फिर मार्केट प्रीमियम। राइट डाउन दिस प्लीज, फटाफट लिखिए इसको आप। देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, इसमें क्या बोल रहे हैं वो, ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न।
ये लोग बोल रहे हैं कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो कंपनी को शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा, वरना कोई भी शेयर होल्डर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स का रेट 6% चल रहा है, अगर 6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स का रेट चल रहा है, दैट इज रिस्क फ्री। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स पे मुझे पूरा भरोसा है, मैं पूरा पैसा मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स पे लगाऊंगा, मुझे 6% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा एज एन इन्वेस्टर। तो मैं मेरा पैसा, अगर कोई कंपनी मुझे 5% दे रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स मुझे 6% दे रहे हैं, तो मैं मेरा पैसा कहां लगाऊंगा? हाँ, गवर्नमेंट इंडिया बॉन्ड 5% वाली कंपनी में थोड़ी ना लगाऊंगा। तो ये फॉर्मूला में ये बता रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स या फिर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो कोई भी कंपनी को देना ही पड़ेगा। एनी कंपनी मस्ट पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर, अदरवाइज शेयर होल्डर्स विल नॉट कम टू यू। तो वो तो कंपनी का कॉस्ट है ही, मतलब ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो कॉस्ट है ही, प्लस और क्या कॉस्ट है वो बता रहे। अब आप कितनी रिस्क ले रहे हो उसका फैक्टर है। आप 1.2 रिस्क ले रहे हो, 1.5 रिस्क ले रहे हो, उसका फैक्टर, प्लस मार्केट में कितना रेट चल रहा है वो, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, वो, इन दोनों को अगर आप रिस्क फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा टोटल एडिशन वाला वैल्यू आ जाएगा। मतलब मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है, जैसे समझो फॉर एग्जांपल सेम रिस्क की कंपनी मार्केट में 15% रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, तो मैं तो 15% वाली कंपनी के पास जाऊंगा ना, 6% वाली कंपनी के पास क्यों जाऊंगा? तो आप अगर रिस्क ज्यादा ले रहे हो और ज्यादा रिटर्न ले रहे हो तो वो आपके पास आएगा शेयर होल्डर। तो दिस इज द बीटा। समझा आपको बीटा क्या है? क्लियर है? सो दिस इज द बीटा। फाइन। तो केई का फॉर्मूला क्या बन गया? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ये क्लियर है सबको? फाइन। अब देखो इसमें ये आगे क्या बोल रहे हैं, इतना समझो, अभी आगे बढ़ते हैं अपन। अब वो लोग क्या बोलते हैं कि ये जो रिस्क है, रिस्क जिसको हम क्या कह रहे हैं, बीटा, डेंजर। रिस्क यानी क्या? ऐसा आपने कभी साइन देखा है? रिस्क, ठीक है। व्हाट इज रिस्क? सो पे अटेंशन, व्हाट इज रिस्क? राइट डाउन विथ मी। ये आपने लिखा? ये लिख लिया आपने? ये पूरा लिख लिया है ना? चलो लिखो मेरे साथ में। रिस्क के बारे में लिखते हैं, फैक्टर्स that result in factors that result in change in price, factors that result in change in price of share of a company, factors that result in change in price of share of a company upward or downward, that is risk। तो ये क्या बोल रहे हैं कि रिस्क भी दो टाइप की है, रिस्क भी दो टाइप की है। वो बोल रहे हैं सिस्टमैटिक रिस्क है, एक सिस्टमैटिक रिस्क है, दूसरी अनसिस्टमैटिक रिस्क है। एक सिस्टमैटिक रिस्क है, दूसरी अनसिस्टमैटिक रिस्क है। तो सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो अनअवॉइडेबल रिस्क है, दिस इज अनअवॉइडेबल रिस्क। और जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है ये अवॉइडेबल रिस्क है।
अनअवॉइडेबल रिस्क यानी क्या कि आपके प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने बैन ला दिया तो आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क, कुछ नहीं कर सकते। लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, पता नहीं प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, अनअवॉइडेबल रिस्क है। एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी अनअवॉइडेबल रिस्क हो सकती है। अर्थक्वेक आ गया, फायर लग गई, ऑल दीज आर अनअवॉइडेबल रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क बोलेंगे इनको। नहीं सॉरी, अर्थक्वेक और फायर, सी फायर और फ्लड जो है ना वो अवॉइड कर सकते हैं, उसमें अपन चीजें लगा सकते हैं ना। देखो देखो सुनो सुनो, अनअवॉइडेबल रिस्क यानी क्या, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो रिस्क है वो अनअवॉइडेबल रिस्क है, और जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से रिस्क है, फॉर एग्जांपल स्ट्राइक कर दिया आपके फैक्ट्री वर्कर्स ने, स्ट्राइक बाय फैक्ट्री वर्कर्स, तो ये आप अवॉइड कर सकते थे ना कि उनका स्ट्राइक ना हो, दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, तो ये लिखो आप रिस्क के बारे में, ये बना लो फटाफट, जल्दी बनाओ, राइट डाउन दिस मच। सो सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क हमारा हो गया है। देखिए मैंने आपको इसके ऊपर एक नोट्स भी दिए हुए हैं, वो अपन ने अभी तक देखे नहीं है। मैं चाहता था कि ये रिवीजन के टाइम पे मैं यूज करूंगा सारे नोट्स, बट इसमें सीएपीएम के बारे में दिया हुआ होगा शायद से। ये देखिए सीएपीएम के बारे में कुछ दिया हुआ है, ये देखिए हमने ये मॉडल्स पढ़े, डिविडेंड्स, अर्निंग, ग्रोथ एंड सीएपीएम, ये हम स्किप किए, बाद में पढ़ेंगे। ये सीएपीएम अप्रोच, अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, और ये आपका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ये सब मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, बट मैं चाहता हूं कि आप वापस से लिखो मेरे साथ, इसके लिए मैं आपको वो सब दिखाई नहीं रहा हूं। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लिखते ही नहीं है मेरे को पता है कि बुक में लिखा हुआ है लिखो ही मत। मैंने आधे से ज्यादा चीजें आपको लिखवाई नहीं है, मतलब लिखी नहीं है आपको, बुक में जो नोट्स दिए ना उसमें लिखी नहीं है। मैं चाहता हूं आप क्लास में लिखे सब कुछ, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो मेरे साथ क्लास में आपको लिखना है चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर, वेट, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए सब जन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम आज ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए सब जन। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। कंपनी हैज पेड यानी ये ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी है, ऑलरेडी पे कर चुकी है, ठीक है। मतलब ये D1 है क्या? नहीं, ये D0 है। हमको D1 चाहिए रहता है, ठीक है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए। अगर ग्रोथ मॉडल से सॉल्व करना है इसको तो हमको
डी1 लगेगा। ये डी1 है क्या? डी1 यानी नेक्स्ट डिविडेंड। ये तो ऑलरेडी पास्ट टेंस है, कंपनी हैज पेड। फेस वैल्यू ₹10 लास्ट ईयर पे किया था कंपनी ने, ये लास्ट ईयर। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल 10% बढ़ेगा ये। मतलब अभी ₹1 था तो अगले साल कितना हो जाएगा? 1.1 रुपी हो जाएगा, क्योंकि 10% से बढ़ेगा तो 1.1 हो जाएगा। तो दैट विल बी द डी1। डी1 वो हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹55। ठीक है। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आपको लगाना है। समझा आपको? कुछ है तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर लिख रहे हैं ना आप लोग? मैंने आपको पहले भी कहा था पेज नंबर लिखने का, ठीक है। सो राइट डाउन फॉर्मूला, के इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। तो D1 कैसे निकालेंगे? ₹1 प्लस 10% है, ठीक है। तो 1 प्लस 0.1, तो 1 प्लस 10% करना है अपॉन 55 प्लस 10%। सो अब ये 1.1 अपॉन 55 प्लस 10%। सो देखिए यहाँ पे भी केयरफुल रहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1.1 अपॉन 55 करके प्लस 10% दबा देते हैं कैलकुलेटर पे। दैट इज नॉट द राइट वे। ओके, दैट इज नॉट द राइट वे। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो ये 2% आएगा, और फिर 2% प्लस 10% करना है तो ये 12% आएगा। 2% प्लस 10% आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। वो नहीं चाहिए अपने को, हमको 2% अलग और प्लस 10% अलग करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब जाके 12% आएगा। सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%। राइट डाउन दिस, आंसर लिखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हमको अभी बहुत आगे जाना है, मंजिल बहुत दूर है। जल्दी लिखिए। अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है कि नहीं? जल्दी लिखिए। हो गया लिख के? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। 8th क्वेश्चन, ठीक है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच अपन बाद में करने वाले हैं। तो 9th क्वेश्चन पे आइए। कुछ कम टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑल ऑफ यू। पेज नंबर लिखते जाइए। 9th क्वेश्चन पे आना सबको। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एच लिमिटेड whose risk free rate of return is 10%, यानी आर 10% है, बीटा इज 1.75 एंड रिटर्न ऑन मार्केट इज 15%, मतलब आरएम 15% है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आपको कैसे निकालेंगे? इसका सीएपीएम अप्रोच से। आपको मालूम है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सीएपीएम वाली दी हुई है, तो सीएपीएम से निकालेंगे। कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर लिख रहे हैं हम लोग। एज पर सीएपीएम अप्रोच, cost of equity is equal to RF plus beta RM minus RF is equal to risk free rate of return कितना था? 10% ना?
10% था ना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न? यस, और बीटा आपका 1.75 है, आरएम 15% है, और ये वापस 10% है। 18.75%। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू, इस तरह से आपको solve करना है इसको। आ रहा है ना आपको करते हैं? तो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमने कॉस्ट ऑफ शेयर देखा, कॉस्ट ऑफ डेट देखा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी देख लिया। सब तरह के हमने क्वेश्चन देख लिए, कैसे करना है वो भी देख लिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लिख लिख के सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आपकी बुकलेट में नहीं दिए मैंने, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिख के, ताकि मैं चाहता हूं कि आपकी क्लैरिटी और बढ़े। आई वांट कि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए। सो अभी हमारे स्टूडेंट का क्या नाम है? और पार्थ। तो पार्थ, आपके लिए राइट डाउन वन क्वेश्चन। सभी को लिखना है क्वेश्चन, पार्थ का नाम यूज कर रहे हैं, सबको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? चलिए, पार्थ लिमिटेड हैज इशूड 30,000 irredeemable (14% debentures) of rupees 150 each. Flotation cost is 5%. Tax rate is 40%. Calculate cost of debt. Calculate cost of debt. Calculate the cost of debt. इसका फटाफट क्वेश्चन लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि फिर हम ग्रिप बैठ जाए इस चैप्टर के ऊपर, इन क्वेश्चंस के ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे और, है ना? तो सॉल्व करना है आपको इसको। आई एम वेटिंग फॉर यू। आपको सॉल्व करना है इसको। ये देखिए, इसमें आप फेस वैल्यू 150 रुपीज की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज 150 रुपीज। इंटरेस्ट रेट इज 14%। सो 14% of rupees 150. This is very important. That's why I am taking this sum.
अपॉन NP 150 minus 5% of 150 because that is the face value. So this is 21 into 0.60 upon 142.50 is equal to 8.84%. ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने लिया कि आपको ऐसा ना लगे कि हमेशा 100 रुपया ही फेस वैल्यू है। इस बार फेस वैल्यू ₹150 थी। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फेस वैल्यू ₹150 जानबूझ के लिए इंस्टीट्यूट कोई भी गेम खेल सकती है आपके साथ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और आपका फ्लोटेशन कॉस्ट भी परसेंटेज में दिया हुआ है। व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन इन परसेंट, इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। That is why I am taking such questions for you. समझा आपको ये क्वेश्चन? बी केयरफुल, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, ठीक है? एक और क्वेश्चन सॉल्व करें ऐसे टाइप का, कुछ अलग। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आपका एक और जन का नाम क्या है? विनायक। विनायक नाम है, विनायक। वेरी गुड। विनायक लिमिटेड issued 12% debentures of face value ₹100, face value ₹100, issue price is ₹105, cost of issue is ₹1. This debenture are redeemable at ₹125 after 10 years. Tax rate is 50%. Calculate cost of debt. Yes, solve this question. इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, मैं रुका हूं आपके लिए। सॉल्व इट फास्ट। कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज मैंने आपको पहले ही बोला थोड़ा हम धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है, थोड़ा टाइम बढ़ा रहे हैं अपन आज, ठीक है? आज बहुत ज्यादा आपको हैवी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने सीखा, 4 मॉडल्स सीखे बस, ओनली 4 मॉडल्स वी हैव लर्नड। तो कुछ हैवी नहीं हुआ है, धीरे धीरे हमको टाइम बढ़ाना है, तो आज सही समय है टाइम बढ़ाने का, ठीक है? 15-20 मिनट में हम बैच खत्म कर देंगे, डोंट वरी। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग फटाफट, मैं रुका हूं आपके लिए। रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? रिडीमेबल है, सॉल्व इट।
12% डिबेंचर है ना, तो फेस वैल्यू 100 है, 1 माइनस 0.50 प्लस आरबी कितना आएगा, रिडेम्पशन वैल्यू 125 है, एनपी कितना है 105 पे इशू किया है और 1 रुपये का कॉस्ट है, यानी 104 रुपये एनपी आएगा 10 साल। इसको सॉल्व करना है आपको। मेरे पास जो आंसर है वो ये है। मैं सोच रहा था कि आपका अभी तक हो गया होगा, इसके लिए मैंने आंसर आपका लिख दिया है बोर्ड पे। द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर इज 7.07%। ये आपको बाद में लिखना है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, आई होप सो। एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर आपको छोड़ दूंगा बस। 2 क्वेश्चंस, ओके 3 क्वेश्चंस। चिढ़ना नहीं है, ठीक है? क्यों चिड़चिड़ करते हैं आप लोग? चलिए लिखिए, आप एक एक क्वेश्चन तो लिखिए मेरे साथ में, जल्दी लिखिए। और कौन है? श्रद्धा, जैसी आपकी श्रद्धा। ओके, श्रद्धा लिमिटेड। श्रद्धा लिमिटेड हैज इशूड 14% convertible debentures at par. Each debenture will be converted into equity shares of rupees 10 each at a premium of ₹5 per share after 4 years. Tax rate is 40%. Flotation cost is 5%. Calculate cost of debt. Write down this question, all of you. Very interesting question, something different. Institute may ask anything, and hence I am taking such questions. Okay.
दिस इज नॉट कवर्ड इन आवर नोट्स, हेंस वी आर टेकिंग इट एक्स्ट्रा। मैं आपको अलग से लिखवा रहा हूं सेपरेटली। आई वांटेड यू टू राइट दिस क्वेश्चन सेपरेटली बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर राइटिंग द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। तो 14% कन्वर्टिबल डिबेंचर है, 100 रुपए के शेयर्स है, डिबेंचर है सॉरी। और हर डिबेंचर को 8 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा जिसकी वैल्यू 10 रुपए फेस वैल्यू है और 5 रुपए का प्रीमियम यानी 15 रुपए की फेस वैल्यू है, सॉरी 15 रुपए की उसकी वैल्यू है। 10 रुपए फेस वैल्यू प्लस 5 रुपए प्रीमियम यानी कितना हो गया, 15 रुपीज का उसका वैल्यू हो गया। हर डिबेंचर 8 शेयर में कन्वर्ट होगा यानी 8 इंटू 15 यानी 120 रुपए का उसका रिडेम्पशन वैल्यू आएगा, 120 रुपीज का रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, सो लेट अस राइट, let us solve this question. KD is equal to I 1 minus T plus RV minus NP upon N upon RV plus NP upon 2 is equal to, आपका I कितना है 14, टैक्स रेट कितना है 0.40 प्लस RV कितना है 120 रुपया माइनस NP कितना है 100 रुपए का आपका उसका प्राइस था और 5% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 100 माइनस 5 95 आपका NP है। आपको 95 मिले, देने 120 है, अपॉन 4 अपॉन 120 प्लस 95 अपॉन 2। ये 120 कहां से आया समझा ना आपको, ये कैसे आया 8 मल्टीप्लाई बाय 15, 8 शेयर मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए प्रीमियम मिला के। यस, सो इसको सॉल्व कीजिए, फाइनल आंसर बताइए मुझे। 14 इंटू 0.6 विल बी 8.4 प्लस 25 अपॉन 4 6.25 upon 107.50 is equal to 13.628%. KD is equal to 13.628%. Therefore, the cost of convertible debentures is 13.628%. एक काम कीजिए, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ एक, फिर अपन रोक देते हैं आज का बैच। बस एक होमवर्क आपको 20 कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने, एक ऑलरेडी दिया हुआ था आपको 24th नंबर क्वेश्चन, 24th नंबर का क्वेश्चन वाज योर होमवर्क। अब और एक देना है मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन को होमवर्क मार्क कीजिए आप, ये वाले क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें एक्स्ट्रा आ गए हैं जिसको हमको कट करना पड़ेगा, विच इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, तो वो गलती से आ चुके हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको गलत आ गया है 33 नंबर का, ठीक है वो अपन देखेंगे, जो जो एक्स्ट्रा है उसको मैं आपको कट करा दूंगा। और हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो हम कर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो से टाइप हो चुके हैं, पुराने क्वेश्चंस है विच आर नॉट देयर इन योर सिलेबस, वी विल कट देम। ये क्वेश्चन आप होमवर्क मार्क कर लीजिए।
फिर एक काम करते हैं, आज के दिन इतना ही पढ़ते हैं. Stop over here today and then we will continue the batch tomorrow. Okay? Bye bye all of you. Thank you.